Hello students, how are you all? Good morning to all of you. Today I will discuss about the sets and that is continue. Last time we will discussed about the theorems related to the De Morgan's laws and the others proof we have done. समझ में आया ना आपको कि हमने डी मॉर्गन्स लॉज और उसकी थ्योरम्स हमने किया था और साथ के साथ मैंने आपको दो एडिशनल थ्योरम्स और बताया था रिलेटेड टू पावर सेट्स. इज इट क्लियर? वो सब आपको क्लियर होना चाहिए. आपको नहीं समझ में आया तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कैसे हमने डी मॉर्गन्स लॉज और उसके प्रूफ को किया था. दूसरी बात साथ के साथ ये कि पावर सेट ऑफ कंडीशंस में आपने देखा था कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी. But in power set of A union B is may or may not be equal to power set of A union power set of B. ऐसा हमने तो थ्योरम्स पे डिस्कस किया था, ठीक है. और उनके जो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं वेन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी यूनियन के ऑपरेशंस, इंटरसेक्शंस के ऑपरेशन, डिफरेंस को लेकर, कॉम्प्लीमेंट्स को लेकर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर सब आपके साथ डिस्कशन किया था, ठीक है. तो अब मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्योंकि उन सभी सेट्स ऑपरेशंस की. और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड मेरा कहने का मतलब क्या है कि डेली लाइफ में इनका क्या यूज़ होने वाला है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, ठीक है. यानी कि अब हम जो यूज़ करने वाले हैं सेट्स की कंडीशंस में, हम सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंसिडर करने वाले हैं. मतलब हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि उनका एलिमेंट्स का क्या रिलेशंस है, मतलब ऑपरेशंस जो लगने वाला है उन एलिमेंट्स के कार्डिनल नंबर्स पर लगने वाला है, ठीक है. तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास अब यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ. मैंने बात बोली आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं दैट इज यूज्ड फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. सो राइट नाउ लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इफ A and B are two finite sets and A intersection B is equal to 5. मतलब A और B में फाई का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन फाई का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज निल, मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है. सो इन दैट केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B ओनली. ओके, यानी कि इस यूनियन जब आप कंबाइन करोगे क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ऑफ कोर्स उन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दिया जाएगा, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डायरेक्ट प्लस कर दिया जाएगा. सेकेंड कंडीशन इज सेज इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट्स, मतलब उसने सिर्फ ये बोला कि फाइनाइट सेट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, तो उसमें अब क्या कॉमन आने वाला है, दोनों में कुछ डिस्कशन नहीं किया. तो आप वेन डायग्राम में भी देख सकते हो कि A और B में कुछ ना कुछ कॉमन है. तो इसका मतलब जब आपसे पूरे का यूनियन पूछा जाएगा कि A यूनियन B क्या है, इन दैट केस यू शुड से सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B एंड विच इज कॉमन दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड. सब्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है? अरे यार, क्योंकि जब आप A पढ़ रहे हो, जब आप B पढ़ रहे हो तो ये पोर्शन दो बार रीड आउट किया जाता है, तो उसमें से एक बार तो माइनस करना पड़ेगा ना. दैट्स व्हाट इज माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. ओके, थर्ड वन व्हाट इट सेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A बट नॉट इन B, ठीक है. याद है इसको देख के कुछ क्या बोलते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A बट नॉट B, इट मीन्स यहाँ पर है ओनली A, जिसके बारे में डिस्कशन किया गया है. अगर आपको मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ दो सेट्स के बारे में बता रहा हूँ कि दो सेट्स के केस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिर्फ मुझे A में एलिमेंट बताइए कितने हैं, इसका मतलब B से उनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो शायद आप वेन डायग्राम से पहले अच्छे से समझ पाओगे कि ये वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो A सेट के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ओनली रिप्रेजेंट कर रही हैं. आप एक पोर्शन देख रहे हो B वाले पोर्शन को उसमें से एक्सपेल किया हुआ है, तो कैसे होगा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नोटेशन इज A माइनस B, ठीक है. तो मुझे A माइनस B में क्या बताना है कि होल सेट A में से मैं ये जो पोर्शन है जो दोनों में कॉमन था, इस पोर्शन का नाम क्या है, A इंटरसेक्शन B, उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा. सो व्हाट इज दिस, n ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. व्हाट इट रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ओनली और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A बट नॉट इन B. ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, लैंग्वेज पर दोनों पे आपको फोकस होना चाहिए, ठीक है. द सेम कंडीशन विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B बट नॉट इन A. यहाँ पर इन लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, इन इज देयर, यहाँ भी इन लिख दीजिए इन A. इट मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B की बात हो रही है. तो इसका मतलब B माइनस में भी आप देख लीजिए कि पूरे B सेट में से किसको एक्सपेल कर दिया जाएगा, उन दोनों के इंटरसेक्शंस को जो उन दोनों में कॉमन है.
तो n of B minus n of A intersection B, what it represent? Number of elements in B only, or you can say number of elements in B but not in A. तो both language you have to remember. ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारे पास कंडीशंस दो से ज़्यादा हों, यानी कि सेट्स की कंडीशन दो से अगर ज़्यादा हो, उस केस में हम केस को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। देखिए, सो लेट मी हैव अनदर प्रॉपर्टीज दैट इज रिलेटेड टू द थ्री सेट्स एंड देन वी विल प्रोसीड टू द डी मॉर्गन्स लॉ। तो हालांकि थ्री सेट से प्रॉपर्टी जो रिलेटेड है उसको मैं लास्ट में लिखा हुआ है, तो डी मॉर्गन्स लॉ को हम पहले कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सर ये कैसे आया, थोड़ा डी मॉर्गन्स लॉ पर नजर डालिए कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और आपको तो यही पता है कि होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि इस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी को अगर मैं सिंगल सेट मान लूँ एक्स और उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, तो एक बार बताइए क्या होगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे, यूनिवर्सल से एक्सपेल कर दोगे, तो बचेगा कौन। यानी कि हमें इस x के कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालते हैं कि अगर हम x को, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे कि x सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल में से हटा दो तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो मैंने इसको x कंसीडर किया ना a इंटरसेक्शन b को, तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स माइनस कर दो उस सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो वही तो किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिए कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसके इंटरसेक्शन में है। दैट्स इट, द सेम थ्योरम। नेक्स्ट वी हैव द डी मॉर्गन्स लॉ अगेन, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज number of elements in U minus number of elements in A union B. So ये कैसे आया, तो again we have this De Morgan's theorem, that De Morgan's law कि A complement intersection B complement says that A intersection B whole A union B whole complement, तो यार जिसका whole complement पूछा जाता है उसको यूनिवर्सल में से एक्सपेल किया जाता है ना, एक्सपेल का मतलब हटाया जाता है ना, वही तो किया यार। देखो कि हमारे पास तो ये कंडीशन थी, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, बट उसने क्या बोला, सीधा सा रिजल्ट दिया कि इसको आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सपेल कर रहे हैं ना, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, इसको आप ये लिख सकते हो। और ये कैसे आता है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। दैट्स इट। ओके, तो आपको सीधा याद रखना है कि कैसे ये कंडीशंस आती है। नेक्स्ट वन, इफ ए बी सी आर थ्री फाइनाइट सेट्स, so definitely what is the A union B union C, that we have number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus A intersection B minus B intersection C minus C intersection A plus लास्ट में क्या है देख रहे हो आप, A intersection B intersection C। तो ये आपको याद रखना है अगर A B C आपको थ्री फाइनाइट सेट्स गिवन है। ओके बच्चों, तो याद रखिएगा डी मॉर्गन्स लॉ की जो थ्योरम्स हैं, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द कॉम्प्लीमेंट कंडीशन। याद दिला दूँ आपको, अरे भाई ये सेट ए होता था और बाकी जो बचा वो क्या होता था, ए कॉम्प्लीमेंट। किसके अंदर, हाँ तो यूनिवर्सल बॉक्स रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, ए भी यूनिवर्सल में है, ए कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, जब मैं उस ए को वहाँ से एक्सपेल कर दूंगा, हटा दूंगा। तो द सेम थिंग विद ऑल दिस थ्योरम। ओके, क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से आपको पता चलने वाला है कि कैसे इनका यूज़ होने वाला है। जस्ट वी विल थिंक अबाउट द कार्डिनलिटी, हम उनके नंबर्स की बात करने वाले हैं। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर ऑफ थ्री सेट्स में और क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट एप्लीकेशंस इज दैट वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स का मतलब ये है, अगर आपके थ्री सेट्स हैं और उसमें आपसे पूछ ले किसी एग्जैक्टली टूज के बारे में बताओ, वो ए और बी भी हो सकता है, बी एंड सी भी हो सकता है एग्जैक्टली, और नंबर ऑफ एग्जैक्टली एलिमेंट्स इन सी एंड ए भी हो सकता है। मतलब समझ रहे हो ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी ओनली पूछ ले आपसे। एग्जैक्टली का मतलब ये है कि एग्जैक्टली ए एंड बी का मतलब ये है कि ए एंड बी ओनली, उन दोनों में पूछ ले, सी ना होना चाहिए उसमें। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी ओनली, मतलब एग्जैक्टली बी एंड सी वर्ड समझिएगा आप बिना का, मैं बी एंड सी ओनली भी बोल रहा हूँ और एग्जैक्टली बी एंड सी बोल रहा हूँ, तो मतलब दोनों का सेम है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी एंड ए ओनली, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन ए एंड सी एंड ए, तो इसका मतलब क्या है, जब इन तीनों में कोई भी दो सेट हो सकते हैं तो उन तीनों के रिजल्ट्स का सम ये रहेगा। सवाल ये है कि अगर वो आपसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी ओनली, मतलब उसमें सी को एक्सपेल करना हो तो कैसे किया जाए। सिंगल दो सेट्स के बारे में पूछा जाए, नाम बोलकर कि यार ए और बी के बारे में बताओ बस आप मुझे,
तो ऐसे केस में हम हेल्प लेंगे वेन डायग्राम की, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली टू सेट्स का मतलब वो कोई भी हो सकते हैं। उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस थ्राइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिख रहा है आपको? ऐसे ही नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। मतलब एग्जैक्टली का मतलब वही कि अगर वो आपसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली, बी ओनली या सी ओनली, या एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली बी, एग्जैक्टली सी, अगर तीनों के बारे में से कोई भी एक के बारे में बात करता है तो तीनों का पॉसिबिलिटी ये रहेगी, तीनों में से कोई भी हो सकता है। उस केस में इसका फॉर्मूला बन गया, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस थ्राइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिलहाल जो बात हो रही थी ये था एग्जैक्टली वन। फिर मेरा वही क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपसे ये पूछ ले इन थ्री सेट्स के केस में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली कैसे निकलेगा, बी ओनली कैसे निकलेगा, या फिर ऊपर वाले केस के हिसाब से वो पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी एग्जैक्टली या ओनली कैसे एक साथ आएंगे, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी एग्जैक्टली एक साथ कैसे आएंगे, अगर वो दो दो सेट्स के अलग अलग पूछे तो, या तो कंबाइंड आंसर हो गया। तो ऐसे केस में कैसे करना है, यूजिंग द वी विल टेक द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सो बी केयरफुल, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। लेट्स हैव अ लुक। नाउ लुक एट द वेन डायग्राम प्रॉपरली, ध्यान से देखना। मैंने इसमें कुछ बोल्ड भी किया हुआ है तो ध्यान से देखिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दिस इज बी and this is complete C. Okay, what we have taken, that is A intersection B. Just look at the bold boundary, and again we have the, this is the portion says B intersection C with arrow diagram मैंने show कर रखा है कि क्या है, and this boundary is proper bold boundary is A intersection C. और इन तीनों बोल्ड बाउंड्री में से एक कॉमन बाउंड्री और बोल्ड है, and that is the exactly middle, that is called A intersection B intersection C. तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है कि जो ए और बी में कॉमन है, ठीक है। बट साथ के साथ आप ये भी देखते जाइए कि जब ए और बी में जो कॉमन है, मीन्स ये वाला पोर्शन जिसको आप बोल रहे हो, ये पोर्शन, इस पोर्शन में ये वाला जो पोर्शन है ये तो सी में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब इस पोर्शन को इस ए और बी के कॉमन पार्ट में से हटाना पड़ेगा, तभी ये पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली ए एंड बी में कौन सा पोर्शन बचा। तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली ए एंड बी का पोर्शन है। ए एंड बी का पोर्शन तो ये पूरा था, ए एंड बी तो दोनों में कॉमन है, बट एग्जैक्टली की बात इसलिए हो रही है कि इस ए एंड बी में सी ने भी अपना कुछ पोर्शन दे रखा है, तो उसको हटाना है। हालांकि ये जो पोर्शन है वो तीनों में कॉमन है। That's why what is the formula we have, number of elements in A and B only, there is n of A intersection B minus we had to subtract the whole the intersection A intersection B intersection C. So this is the formula we get about the number of elements in A and B only. Done? Clear? तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी ओनली, इट मीन्स बी और सी का जो कॉमन पार्ट है दैट इज कॉल्ड बी इंटरसेक्शन सी, उसमें से ए का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जो इन्वॉल्वमेंट तीनों का था, जो कॉमन तीनों में था, दैट विल बी सबट्रैक्टेड. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी ओनली, दैट यू कैन से दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस अगेन वी हैव द कॉमन पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट विल बी माइनस, and the same will happen with A intersection C. And the next one is the number of elements in A only. Similarly, it can ask number of elements in B only. Similarly, it can ask number of elements in C only. तो मेरा जो पोर्शन है मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो भी A only फॉलो करेगा वही B only फॉलो करेगा, वही C only फॉलो करेगा. तो with the help of diagram, tell me what is the number of elements in A only, what it mean. साफ साफ दिखाई दे रहा है. A only का मतलब ध्यान से देखिएगा, जो मैं यहाँ पर बाउंड्री बॉर्डर करने वाला हूँ, this shaded area represent the number of elements in A only. तो आप देख लीजिए इसके अंदर जिस चीज़ की भी इन्वॉल्वमेंट है उसको हटा दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A only क्या होगा, सीधा सा पॉइंट है n of A
माइनस सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट किसकी है, ए इंटरसेक्शन बी की, उसको माइनस कर दीजिए। फिर इन्वॉल्वमेंट किसकी है, ए इंटरसेक्शन सी की है, उसको माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद आप देख रहे हो ये जो इन्वॉल्वमेंट दो बार माइनस हुई है, तो वी हैव टू राइट डाउन वन टाइम +2, हमें प्लस भी करना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि ये तो दो बार प्लस हो गया ना, दो बार माइनस हुआ था, दो बार तो हो ही नहीं सकता। ए इंटरसेक्शन बी में भी आ गया पोर्शन और ए इंटरसेक्शन सी में भी ये पोर्शन आ गया, तो एक बार जब ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो दैट्स व्हाई वी हैव टू वन टाइम मोर ऐड, दैट्स व्हाई वी हैड इट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली। The same thing, if it is asked that number of elements in B only, so with the help of diagram you can make a formula. तो मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको फॉर्मूला जो लिखवाया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, तो उसमें तो आपने तीनों का कंबाइंड फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन जब वो इंडिविजुअल आपसे पूछेगा तो उसके लिए आपको वेन डायग्राम की हेल्प लेनी ही लेनी है, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। ओके, so right now this is all about the operation sets, practical application, practical problem, you can say operations we have done. So right now we will just start an application related to all these operations. Okay, so first of all I just started with the two finite sets. The simple questions is there, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा ये questions मैं आपको कराने वाला हूँ। Let's have a look. Now look at this practical problem of the operations on sets that we have. Practical application is there. In a group of 400 people, 330 can speak English, 150 can speak Hindi. Then find number of people who can speak both English and Hindi. Second, who can speak English only, and third one, who can speak Hindi only. तो बच्चों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नोटेशंस कैसे दी जाए इन्हें, क्योंकि आपने जितने भी एप्लीकेशंस पढ़ा है, जितना भी अपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, उन सब में नोटेशंस था। नोटेशंस आई मीन आई मीन टू से वी हैव द प्रॉपर सेट इज देयर, नेम इज देयर, दैट इज ABC XYZ व्हाटएवर सेट्स के नाम थे। यहाँ पर उनको ग्रुप में बांट दिया है कि 400 पीपल का ग्रुप है जिसमें से इंग्लिश इतने बोलने वाले हैं, हिंदी इतने बोलने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू जस्ट कंसीडर द सेट, लेट A be the set of people who can speak English, B is the set of people who can speak हिंदी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है, इतने ग्रुप में इतने लोगों ने इंग्लिश बोला, इतने लोगों ने हिंदी बोला, तो इनमें से जो ग्रुप है ना, दैट रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ दोज कैटेगराइज्ड कंडीशंस। कैटेगराइज समझ रहे हो ना, कि जो भी इंग्लिश और हिंदी को कैटेगराइज हमने किया, उन सब का यूनियन वो ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। रिमेंबर दैट इट्स नॉट ऑलवेज अ यूनियन, ये डिपेंड करेगा वर्ड टू वर्ड। जैसे अगर मैं ये कहता कि यहाँ पर 400 पीपल का इन्वेस्टिगेशन किया गया, सर्वे किया गया, then in that case this 400 will be considered as universal set, that is U। याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ड टू वर्ड हम वैरी करने वाले हैं, वहाँ भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि कैसे वहाँ पर यूनिवर्सल सेट्स का यूज होने वाला है। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 400 पीपल एंड दैट स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट A it is people who can speak English. I am just using the short down, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। The set of people who are speaking हिंदी, तो मैंने सीधा इंग्लिश हिंदी लिखा है, आपको प्रॉपर लिखना है कि नंबर ऑफ पीपल, लेट A be the set number of people who speak English, let B be the set of people number of who speak Hindi. So right now change the notations all the language according to question. First of all, what is the 400 given? It is given the union of those sets, that is number 400. Okay. Second one, it is given 330 means N of A, that is 330. Second one, third one, it is given 150, that is N of B is given 150. तो what is asking, तीनों नोटेशंस हो गई, जो उसने पूछा उसको भी नोटेशंस में चेंज करते हैं। तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है यार, आपसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, वो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, मीन्स आपको निकालना है A इंटरसेक्शन B। बहुत एंड आ गया ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो ऑफ कोर्स A इंटरसेक्शन B कैसे आएगा, A इंटरसेक्शन B कैसे आएगा वो देखिए, हमारे पास कंडीशन क्या है, A यूनियन B, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ A यूनियन B इज दैट इज N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो व्हाट वी हैव, A union B is 400. So what we have, the value of A union B is 400 and N of A is 330
n of b is 150 minus n of a intersection b. Okay, so right now this 330 plus 150 become 480, and 480 that we have n of a intersection b is equal to 480 minus 400 is equal to 80. तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया कि कैसे आपको फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी का आंसर देना है. इस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू नोटेशंस. ओके, तो उसके बिहाफ पे हम चलेंगे. सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा. सेकंड पॉइंट की कंडीशंस क्या है कि दैट वी हैव नंबर ऑफ हु कैन स्पीक इंग्लिश ओनली. तो व्हाट इज द नोटेशन ऑफ इंग्लिश ओनली? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर्ड इंग्लिश दैट इज सेट ए. और आपको याद होना चाहिए कि मैंने जब ऑपरेशंस ऑन सेट्स की आपकी प्रॉपर्टीज बताई थी तो उसमें कैसे हमने देखा था ए ओनली कैसे लिखना है. ऑफ कोर्स वी हैव द टू सेट्स आर देयर, फर्स्ट वन ऑफ इंग्लिश एंड सेकंड वन ऑफ हिंदी. तो ए और बी में याद रखो यार, ए एंड बी का मतलब क्या है? ए ओनली बी ओनली. याद दिलाऊं? ए माइनस बी भाई, बिल्कुल सही. कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी. तो ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है आपको? ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? यस प्लीज देखो, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ. फर्स्ट तो हो गया, सेकंड देखिए इंटरसेक्शन बी पता लग गया ना कितना आया था? 480 आया था ना. ओके, तो सॉल्यूशन देखिए. सेकंड पार्ट इज number of A intersection B we have found out already, that is 80. A stand for English, B stand for Hindi. Okay, so what we have the second part, that is who can speak English only. But we have to find n of A minus B. n of A minus B says, याद करो यार फॉर्मूला, n of A minus n of A intersection B. अगर याद ना आए तो वेन डायग्राम बना लेना भाई, और वेन डायग्राम से साफ साफ पता चल जाएगा ए माइनस बी कैसे निकलेगा. ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास. एन ऑफ ए इज 330 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अभी भी फाइंड आउट किए 80 आया था. तो आंसर कितना आया? 250 आ गया. इसी तरीके से सेकेंड पार्ट नंबर हु कैन स्पीक हिंदी ओनली means we have to find C minus B minus A, and n of B minus A is n of B minus n of A intersection B. तो क्लियर है बच्चों? आप बच्चों को प्लीज से ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है. वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे हमको नोटेशंस में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट मीटिंग में हम आपके साथ सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इनकी. ये जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया. आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं अपने बिहाफ पर. उसके बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसके लेने वाला हूँ. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों. ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं जिसमें हम इनके ऑपरेशंस की बात करेंगे, इनके क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ पिछले जो एक्सरसाइज थे उनके भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे. और इस प्रकार हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स. तो याद रखिएगा बच्चों, अच्छे से करना है, अच्छे से इनको समझना है, अच्छे से नोटेशंस में कन्वर्ट आना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर, उनके वेन डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.